दुनिया उसी चीज के पैसे देगी जो कॉम्प्लेक्स है और किसी को समझ नहीं आता। डू यू एग्री? जितना कॉम्प्लेक्स अपने कॉन्सेप्ट्स को समझोगे उतना तुम्हारी ग्रोथ है। लोगों को ये नहीं समझ में आता है और आमतौर पे तो इतनी बारीकी से कोई डेफिनेशन ही नहीं पड़ता। दिस इज रॉन्ग। यू शुड हैव द स्पिरिट टू टेक ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। क्या बोलो नहीं नहीं मैं पढ़ूंगा। आप अपने आप को स्पेशलिस्ट बनाना है तो लल्लू पंजी मत बनाओ अपने आप को, तुम्हारी वैल्यू कम होती है उससे। अगर आपको मालूम है कि एमसीक्यू का भी 30% का आ गया, तो इसकी वजह से मैं प्रवीण शर्मा आज आपको मिलवाने वाला हूं हमारे प्रिय जाने पहचाने सभी फैकल्टीज सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के। मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस समय राजकुमार सर। साथ में है मुंबई से आरिश खान सर जो कि टैक्स की फैकल्टी हैं। तो आरिश खान सर टैक्स और राजकुमार सर जो है जीएसटी, ये हमारा एक पेपर पढ़ाते हैं। और साथ में लॉ के पेपर के लिए जुड़े हुए हैं हमारे साथ अमित पोपली सर और मैं प्रवीण शर्मा आपके साथ एडवांस अकाउंटिंग के लिए। तो आज हम आपको इस सेशन में आने वाले जो हमारा बैच है, जो इसको हम अगस्त बैच बोलते हैं, जो कि स्टार्ट जुलाई में ही हो जाएगा, हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने के लिए हाजिर हुए हैं। सर राज सर, पहले आप कुछ बात बताएं बच्चों के बारे में कि जो आपके बैचेज आ रहे हैं। पहले राज सर से ही पूछते हैं कि राज सर, आप पढ़ा रहे हो, बहुत टाइम से पढ़ा रहे हो, आपका सिस्टम कैसा है, कैसे पढ़ाते हो, कब से बैच स्टार्ट करोगे, इस बारे में जानकारी दो सर। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं मैं। तो देखिए, जहाँ तक पढ़ाने का सवाल है तो मैं 99 से पढ़ा रहा हूँ, जब मैं खुद पढ़ता था। और अगर हम बात करें कि सीए बनने के बाद पढ़ाते पढ़ाते हमें कितना समय हो गया, तो लगभग 17-18 साल हमें हो गए हैं। मतलब पूरी जवानी इस इंडस्ट्री में लगा दी है। अभी भी जवान ही है, तो इस पर ध्यान दिया जाए। दूसरा, ये जो हम पढ़ाते हैं वो अपना स्टूडियो है और वहाँ से हमारा लाइव टेलीकास्ट होता है। आप अपने घर पर बैठकर, अपने ऑफिस में बैठकर हमारी क्लासेस को बड़े अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही इंटरैक्टिव हमारी क्लासेस होती हैं। और मेरा सब्जेक्ट होता है सीए इंटरमीडिएट में जीएसटी, एंड फाइनल लेवल पर भी मेरा जो आईडीटी है ये सब्जेक्ट होता है। तो वैसे करके हम इसमें सर करके चलते हैं। और जो हमारे अपकमिंग बैचेस हैं तो वो अपने जुलाई एंड कह सकते हैं आप उसे, या फिर अगस्त का फर्स्ट वीक, वहां से हमारे जो शुरू हो जाएंगी चीजें। एंड उसके बाद फिर हम इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। मैं बच्चों को बस ये ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि वैसे रिजल्ट जो है इसका, वो तो एक्सपेक्टेड है 11-12 अगस्त के आसपास, या उसके 2-3 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। और हम जल्दी इसलिए शुरू करना चाह रहे हैं क्योंकि बच्चे को कहीं ना कहीं पर ना ग्रुप 1 में बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है और एक गैप की आवश्यकता हमें दिखती है कि स्टूडेंट के अंदर कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में कुछ बेसिक फंडामेंटल्स वीक होते हैं। तो हम सभी लोगों ने आपके लिए जुलाई से लेकर अगस्त के मिड तक कुछ ऐसा कंटेंट सोचा है जिसके अंदर हम आपके बेस बिल्डिंग कर सकें, जो कि बहुत जरूरी है। क्या कहते हैं आप आरिफ सर? डेफिनेटली सर। सो हम लोगों का जो इंटेंशन होता है, हमने पिछले 3-4 बार से ये शुरू किया है कि हम रिजल्ट्स के पहले से ही बैच शुरू कर देते हैं, ताकि शुरुआत में स्टूडेंट्स को हम थोड़ा सा बेस दे सके। स्पेशली टैक्सेशन जैसे पेपर के अंदर, जो सीए इंटरमीडिएट में आप पहली बार पढ़ने वाले हो, तो इसमें आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरत होती है। इसलिए हम लोग एकदम बेस से पढ़ाते, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। अकाउंट्स में भी, आपके लॉ के पेपर में भी आपने पढ़ा होगा फाउंडेशन में, फिर भी हम लोग उसका पूरा पहले बेसिक्स पढ़ाएंगे आपको, ताकि आपको सीए इंटर में जब आप एडवांस कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ोगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी सर। ग्रेट सर, ग्रेट। पोपली सर, बताओ जरा कि जो बुक्स हम देते हैं वो बुक्स कैसी हैं, क्योंकि वो बुक्स के बारे में भी अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं कि बुक्स जो हैं वो कितना कंटेंट कवर करती हैं। सर, हम नॉर्मली बच्चों को दो तरीके की बुक्स देते हैं। एक आती है नॉर्मली कंटेंट बुक, जिसके अंदर कंटेंट है सारा, सभी के सभी लॉ के सेक्शंस लिखे हुए हैं और उनका एनालिसिस भी एग्जाम्पल समेत दिया हुआ है। और फिर जो दूसरी बुक है, जो खास बुक जिसे मैं कहता हूं, क्योंकि बुक कंटेंट बुक पे मैं इसलिए खास नहीं कहा क्योंकि कंटेंट तो हम सब अपनी कॉपीज में लिखवाते हैं, बच्चों को A to Z नोटिंग करवाई जाती है कॉपीज में, और एनालिसिस समेत। हमारी क्लास का सर सबसे खास फीचर है एनालिसिस।
यानी कि जितना कंटेंट है उससे ज्यादा एनालिसिस होता है। एनालिसिस का मतलब है कि लॉ को समझाया जाता है, और समझाने का मतलब है क्योंकि पेपर में फाउंडेशन लेवल के बाद जैसे ही बच्चा अब इंटर लेवल पे आएगा तो पेपर केस स्टडी बेस्ड हो गया है। एमसीक्यू भी आते हैं जो 30 नंबर के, वो भी केस स्टडी बेस्ड हैं। और उसके अलावा 70 मार्क्स का पूरा जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो भी केस स्टडी बेस्ड है। तो खाली अगर बुक से बच्चे को मार्क करवा दिया जाए, ले बेटा ये मार्क कर ले और इसे याद कर लियो, तो इससे बच्चा पास नहीं हो सकता लॉ में, या पास होगा भी तो फिर 40 और 45 की रेंज में। तो इसलिए कॉपीज में लिखवाया जाता है कंटेंट और उसका एनालिसिस करवाया जाता है, ताकि कल को केस स्टडी अगर पेपर में आए तो वो आराम से उसे सॉल्व कर सके। बट जो दूसरी बुक उसके साथ मिल रही है वो है एमसीक्यू। इस एमसीक्यू बुक के अंदर सर लगभग 400 के करीब एमसीक्यूज हैं, और उससे भी जबरदस्त है केस स्टडीज। लगभग 300 के करीब केस स्टडीज हैं, और उसमें ऐसी केस स्टडीज तो हैं ही जो कि इंस्टीट्यूट के पास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं और स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है, वो तो है ही है, वो तो सभी में होते हैं। बट हमारी जो बुक है केस स्टडीज की, उसमें वो भी क्वेश्चन है जो अभी इंस्टीट्यूट ने नहीं बनाए हैं। तो इन दो बुक्स का मिक्सचर लॉ के अंदर हम बच्चों को देते हैं। ग्रेट सर। राज सर, ये बताओ कि पेपर के पैटर्न में कुछ चेंजेस आए, अगर आपको मालूम है कि एमसीक्यू का भी 30% का आ गया, तो इसकी वजह से हम सबके बारे में इकट्ठा जवाब देने का प्रयास करना कि हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो हमारी एमसीक्यू और केस स्टडीज पर कैसी किताबें होती हैं या कैसा तैयार कराते हैं कंटेंट। हम थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी कैसी होती है हमारी। हाँ, सर देखो इसमें क्या होता है कि आज की डेट में देखोगे तो स्पेशली टैक्स के पेपर की भी अगर बात की जाए तो हर टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इवन सभी सब्जेक्ट के अंदर डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, केस स्टडीज पूछी जाती हैं। केस स्टडीज में क्या होता है कि बड़ा एक केस सिनेरियो दिया जाता है और उसके बाद में 4-5 एमसीक्यूज बनाकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कुछ एमसीक्यूज इंडिपेंडेंट आते हैं, जैसे मान लो एक आधा पेज का एक सिंगल एमसीक्यू बना दिया, उस टाइप से पूछा जाता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं। सब्जेक्ट वाइज इनकी जो परसेंटेज है वो अप एंड डाउन हो जाती है, किसी में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं, एमसीक्यूज कम आते हैं, एंड केस सिनेरियो जो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन से वो अलग अलग हो जाता है। बट लगभग हर पेपर का पैटर्न यही होता है और हमें इसी अप्रोच के साथ अपनी पढ़ाई भी करनी होती है। तो इसमें अगर एक तरीके से देखा जाए कि अगर बच्चे की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अल्ट्रा लेवल की है तो उसके सामने चाहे फिर डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आए, एमसीक्यूज आए या केस सिनेरियो आए, वो हर प्रकार के क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाएगा। तो जो रूट है वो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ठीक है सर। एंड उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि हमारी किताबों के अंदर जो कंटेंट है वो एक बेहतरीन क्वालिटी का होता है। हम किताबें इतनी मोटी बनाने के बजाय थोड़ी कम मोटी बनाते हैं, लेकिन उसमें क्वालिटी बुक्स होती हैं कि वो आपको सारा कंटेंट अच्छे से पढ़ना होता है। दूसरा, जो ये अभी न्यू स्कीम का चक्कर पड़ा है, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया न्यू स्कीम के अंदर आकर कि पहले जो एबीसी कैटेगरीज चलती थी कि भाई बच्चा पूछता था कि एबीसी बता दो, एबीसी बता दो, कि किस चैप्टर को ज्यादा पढ़ूं, किसको कम पढ़ के चलूं, वो एबीसी की धज्जियां उड़ा के रख दी है नए सिलेबस में आके। अब क्या है कि पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है आपका पूरा एक कैटेगरी का है। कहने का मतलब यह है कि हर चैप्टर से कुछ ना कुछ आड़ा तिरछा करके सी इंस्टीट्यूट पूछता है। वो चाहता है कि बच्चे को कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए ही चाहिए, और सर हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम कठिन कॉन्सेप्ट को कराने के लिए एक अलग तरीका इस्तेमाल करके चलते हैं। जैसे मैं खुद के बारे में बताता हूं कि जब बड़े कठिन से कॉन्सेप्ट आते हैं तो हम ना क्लास में डेमोन्स्ट्रेट करके चलते हैं, डेमो देते हैं हम। वेबसाइट और पोर्टल जो जीएसटी का है वो आप बच्चों को दिखाते हैं, उसकी बहुत तारीफ सुनी है सर मैंने, वो थोड़ा बताओ सर इस बारे में। जी सर, हाँ। तो एक तो हम अपना क्लास के अंदर डेमोज देके चलते हैं ताकि बच्चा उसको फील कर सके कॉन्सेप्ट को, और एक बार डेमोन्स्ट्रेट होने के बाद में फिर बस एक बार बुक से जाकर देखता है और लाइफ लॉन्ग उसका वो कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है। दूसरा हम क्या करते हैं, और कठिन कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हम रियल साइट पर ही पहुंच जाते हैं सर। फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं, कभी खेतों में पहुंच जाते हैं, कभी पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ अब बात आती है जीएसटी पोर्टल को लेकर। मेरा सब्जेक्ट जैसे कि जीएसटी है, तो इंटरमीडिएट और फाइनल दोनों में मैं क्या करता हूं कि यहां ये कॉन्सेप्ट हुआ और उसकी प्रैक्टिकलिटी, उसका जो रियल लाइफ में होता है उसकी एप्लीकेशन कैसे होती है, वो मैंने यहां पर दिखा दिया। हालांकि सी इंस्टीट्यूट ने पिछले साल से इसको मैंडेट किया है पेपर के अंदर कि आपको जीएसटी पोर्टल की नॉलेज जरूरी है, बट मुझे लगता था कि नहीं यार, ये तो अगर जरूरी नहीं भी करते
तभी बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए थी, और मैं 2020 से जीएसटी पोर्टल सिखा रहा हूं। उसके पीछे कारण यह है कि जब थ्योरी के साथ हमें प्रैक्टिकल देखने को मिलता है कि अच्छा ऐसे होता है, तो कॉन्सेप्ट बड़ा मजबूत हो जाता है, रूट से पता चलता है। और इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट हमें मिलता है वो एग्जामिनेशन हॉल में मिलता है। जब हम लिखने बैठते हैं तो हमारे पास कंटेंट इतनी ज्यादा भारी मात्रा में पूरी क्लैरिटी के साथ होता है कि हम, अगर थोड़ा बहुत कुछ कमी भी रह गई हो ना, मतलब याद रखने में कुछ में भी, तो वहां भी व्यक्ति अपने आप से बनाकर लिख सकता है। ये अल्ट्रा लेवल की क्वालिटी उसके अंदर आ जाती है और कंसेप्ट लंबे समय तक याद रह पाते हैं। तभी तो सर इन सभी चीजों के साथ साथ देखो, हम बच्चे को गाइड करते हैं सर, क्लास के अंदर पूरा मोटिवेट करके चलते हैं कि भाई आपको ये करना है, ये नहीं करना है, हम लगे रहते हैं। अगर हमसे कोई पूछता कि आपके बच्चे कितने, तो मैं 2 बच्चे नहीं बताता अपने, मैं बच्चे हजारों की संख्या में बताता हूं, ये हमारे सारे बच्चे हैं, क्योंकि हम उनके साथ उतनी ही शिद्दत से काम कर रहे होते हैं जैसे अपने बच्चों को हम पढ़ा रहे होते हैं। और मैं पूरा क्रेडिट अपने आप को नहीं दूंगा, ये हम भी मेहनत करते हैं और बच्चे हमारी बातों को मानते हैं। इसी चक्कर में सर हमारी 10 बार ऑल इंडिया रैंक 1 और 11 बार ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स बच्चा लेकर आया है। तो ये इसमें मेरा अपना बहुत कम योगदान मानता हूं मैं। बच्चे मेहनत करते हैं, हमारी बातों को मानते हैं, तो ये अचीवमेंट मिल पाती है सर। तो इस तरह से तो एज ऑफ नाउ क्रक्स यही है कि आपको हर कंसेप्ट आना चाहिए, हर चैप्टर से पढ़ के आना चाहिए। एबीसी का अब कोई सिस्टम नहीं रह गया है। दिस इज द न्यू सिलेबस। ग्रेट सर, ग्रेट। आरिश सर, आप भी अपना पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं भारत सरकार का? यस डेफिनेटली सर, मैं तो बच्चों को पोर्टल का इस्तेमाल तो करता ही हूँ, आईटीआर कैसे फाइल किया जाता है वो भी बताता हूँ, और साथ साथ में मैं बच्चों को इनकम टैक्स की वेबसाइट खोल के ये भी बताता हूँ कि अगर कोई प्रोविजन डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसका मैं उनको थोड़ा सा बेयर एक्ट का इंटरप्रिटेशन भी समझा देता हूँ, क्योंकि जैसे ही वो लोग सीए इंटर पास हो जाएंगे, आर्टिकलशिप में चले जाएंगे, तो वहां पर जाकर उनको बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि सीए इंटर तो पास हो जाते हैं, लेकिन जब उनको प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जाम के बाद इमीडिएटली जब आर्टिकलशिप करने जाना होता है तो उनके हवा उड़ जाती, होश उड़ जाती कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर उनका बॉस अगर उनको एक सेंटेंस इंटरप्रेट करने बोलता है तो वो नहीं कर पाते वो। तो मेरा उद्देश्य हमेशा ये रहता है कि 80% आप एग्जाम पे फोकस करो, नो डाउट एग्जाम इज इंपॉर्टेंट, लेकिन डायरेक्ट टैक्स जीएसटी एक ऐसा पेपर है जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए उसके उस एंगल से भी, जैसे राजकुमार सर ने बोला, थोड़ा प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से बताना चाहिए बच्चों को। तो मैं भी अपने बच्चों को प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से बताने की कोशिश करता हूं। उससे सब्जेक्ट में बच्चों की रुचि भी बढ़ जाती है, दिलचस्पी भी बढ़ जाती है, उनको भी मजा आता है, चीजें याद रखते ज्यादा लंबे समय तक, और उसी की वजह से एग्जाम में भी उनको अच्छे नंबर आते हैं सर। ग्रेट सर, ग्रेट सर। मैं बता दूं कि एक और फैक्टर मैं डिस्कस कर देता हूं अपने आप ही, कि स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि सर टेस्ट का क्या होगा। तो हम सभी फैकल्टीज टेस्ट लेते हैं, लगातार टेस्ट लेते हैं, और हमारे वो जो टेस्ट हैं वो हमारे पोर्टल पे डले हुए हैं ऑलरेडी। डे 1 पर ही सारे टेस्ट मिल जाएंगे। फुल कोर्स के टेस्ट भी हैं जिनको हम सैंपल पेपर बोलते हैं, और इसके अलावा टॉपिक के भी टेस्ट हैं, एमसीक्यू के भी टेस्ट हैं, केस स्टडीज के भी टेस्ट हैं। ये सभी टेस्ट आपके पास जैसे ही क्लासेस ज्वाइन करेंगे डे 1 पर आपको मिल जाएंगे। और जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा आप वो टेस्ट देते जाओ, आपके वहां पर जो एमसीक्यू के स्टडीज वाले के रिजल्ट हैं वो तो तुरंत मिल जाएंगे, और जो दूसरे पेपर होंगे उसके रिजल्ट्स आपको विद इन 7 डेज मिल जाते हैं, जो सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। तो टेस्ट पर हमारा चारों का बहुत ज्यादा फोकस रहता है। मैं एक बार शॉर्ट में और कंडेंस कर दूं चर्चा को, क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा। तो मैं अपने बच्चों को कह सकता हूं कि जो स्क्रीन पर आपको 4 लोग दिख रहे हैं, ये एक विनिंग टीम है। हमारे चारों के बहुत ही सक्सेसफुल रिजल्ट्स रहे हैं पास्ट में, बहुत ही ज्यादा बढ़िया ऑल इंडिया रैंकर्स 1, और इसके अलावा बाकी रैंकर्स और टॉप पोजीशंस होल्डर हमारे पास रहे हैं। तो ये जो 4 लोग आपको दिख रहे हैं, ये वो टीम है सीए इंटरमीडिएट की जो आपको बेस्ट रिजल्ट्स दे सकती है। हम सब अपने अपने यहाँ पर लाइव क्लासेस लेंगे, लाइव स्ट्रीम होगा। मेरा तकरीबन 40% कंटेंट लाइव होगा और 60% रिकॉर्डेड होगा। ऐसे ही बाकी सबके केस के अंदर भी उनके सब्जेक्ट में हो सकता है कुछ कुछ पार्ट रिकॉर्डेड हो, कुछ कुछ पार्ट लाइव हो। हम सबकी किताबें आपको बिल्कुल अप टू डेट, जिसके अंदर किताबों में मई 2024 तक के सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे। जो नया सैंपल पेपर्स आए, जो नए एग्जाम हुए इस बार, जो केस स्टडी पर बेस्ड हुए, वो सब उसके अंदर कवर्ड मिलेंगे। यानी कि आपकी अप टू डेट प्रैक्टिस होगी, आपको कुछ भी पुरानी प्रैक्टिस नहीं कराई जाएगी। यानी आप जब एग्जाम में बैठने की तैयारी कर रहे होंगे, तो मैं मालूम है कि आप 2025 एग्जाम में पेपर लिखने वाले हैं, और उसके लिए हम पहले से ही तैयारी इस तरह करा के चलेंगे कि आपको बिल्कुल दिक्कत ना रहे। हमारी किताबें आपको हार्ड कॉपी मिलेगी, और जब आप हमारे से क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो किताबें आपके पास लगभग 1 हफ्ते में पहुंच जाती हैं।
आप उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हम चारों टीचर इस बात को स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए जरूरी है कि आपका एक बेस बिल्डिंग की जाए, और बेस बिल्डिंग करने के लिए हम 31 जुलाई से चारों के चारों टीचर्स आपके साथ जुड़ जाएंगे, और ये क्लासेस यूट्यूब पर भी हम साथ में पैरेलल लाइव दे रहे होंगे। आप उन क्लासेस को जरूर देखना। उन क्लासेस के अंदर जो समय है, मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी सुबह 6:30 पर, और आरिश खान सर की क्लास जो कि डायरेक्ट टेक्स्ट का पार्ट पढ़ाएंगे इंटरमीडिएट के अंदर, उनकी क्लास स्टार्ट होगी सुबह 10:30 पर मेरी क्लास खत्म होने के बाद, और नाश्ता करने के बाद आपको क्लास करनी है। 2 बजे आपके साथ दोपहर की जो भूमिका है वो अमित पोपली सर निभाएंगे, और शाम को 5 बजे 5:30 पर राजकुमार सर आपके साथ क्लास लेंगे इनडायरेक्ट टेक्स्ट की। तो हम चारों के चारों आप लोगों का इसी 31 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, और हम चारों के चारों आपका एक, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है, हम उसका एक बेस बनाएंगे, और वो फालतू का बेस नहीं है, वो जरूरी है। ब्रदर, मैं तो आपको बताऊं तो मैं आपको फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन बताऊंगा, कैसे कंपनियों की एनुअल रिपोर्ट बनाई जाती है, कैसे कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्राफ्ट किए जाते हैं, ये डिस्कस करूंगा। वो सब चीजें ऐसी होंगी जो बाद में टॉपिक्स के अंदर उसका यूज होगा कहीं ना कहीं। तो आप सब अपने पास अपना टाइम वेस्ट ना करें। अपने रिजल्ट बेशक आपका अगस्त के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में आएगा, बट उससे पहले ही आप अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। यूट्यूब के ऊपर ज्वाइन करें, देखें हम कैसा पढ़ाते हैं, क्यों हमारे रिजल्ट्स आते हैं। हम फास्ट नहीं पढ़ाते हैं, हम शॉर्टकट में नहीं पढ़ाते हैं, बड़ी मस्ती में पढ़ाते हैं, और मस्ती के साथ आपके कॉन्सेप्ट्स कराते हैं, इसीलिए रिजल्ट्स आते हैं। इसमें और क्या ऐड करना चाहेंगे राज सर? सर ऐड क्या करना, मुझे क्वेश्चन आपसे पूछना था दरअसल, जी सर। क्योंकि कई बार पेरेंट्स के कॉल भी आते हैं, इवन जी सर। पर्सनली मिलने भी आते हैं कि ये रहा हमारा बच्चा और हमने आपके हैंडओवर कर दिया, जी हमारे सर। बच्चे को रैंक दिलवा दो। जी। ऐसे में आप क्या बोलेंगे? मेरा कहना क्वेश्चन बेसिकली ये है आपसे कि आप बच्चे का एक माइंडसेट कह लीजिए या उसकी पूरी जर्नी कह लीजिए, जब तो उसका ये क्वालिफाई होता है इंटरमीडिएट, किन बातों को उसे ध्यान रखना है, क्या गलतियां उसे नहीं करनी है, और क्या उसे सही से अपने आप को मैनेज करके चलना है। तो इन नटशेल उसकी होल जर्नी के बारे में कुछ बताइए, कैसे करना उसने। 3 बातें हैं सर रैंक लाने के लिए जरूरी हैं, सिर्फ 3 ही बातें जरूरी हैं। नंबर 1 कि इंस्टीट्यूट के एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। जो इस बार के एमसीक्यू आए सर, उसके अंदर ना कुछ ऐसी चीजें जो जनरली बच्चा छोड़ जाता है, उनसे भी एमसीक्यू बनाए गए। और होता क्या है कि बच्चा ना जब आजकल एबीसी एनालिसिस के ट्रेंड में अगर चला जाए तो वो फंस जाता है। तो मैं ये मानता हूं, मेरे पास तो बच्चे ही ज्वाइन वो करते हैं जिन्होंने 100% कवर करना है। 100% कवर करेंगे, कॉन्सेप्चुअली कवर करेंगे, ये सबसे पहला रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 कि आपको उसको बार बार रिवाइज करना है, बिना रिवीजन के बात ना बनेगी। और रूल नंबर 3 कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको सवाल हैं तो सर लिखने पड़ेंगे, एक टेस्ट है तो देने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपका रैंक पक्का है। सिर्फ 3 बातें और कुछ नहीं। चौथा एक चीज आती है, वो होती है टाइम मैनेजमेंट, कि बच्चे को इन सब चीजों का टाइम मैनेज करना है। बट मुझे उम्मीद है कि वो टाइम मैनेज आप लोग क्लास में बताते रहते हैं और मैनेज हो जाता है। राज सर, आपका तो सुना है मैंने, टाइम मैनेजमेंट पर आप लेक्चर देते हैं, थोड़ा सा बताओ ना शॉर्ट में। सर चूंकि हमारे पास समय कम है, वो टाइम मैनेजमेंट वाली जो चीजें हैं वो तो मैं अपने बारे में बताता हूँ मैं कैसे करता हूँ। ठीक है, मैं अपना टाइम मैनेजमेंट बताता हूँ। मेरा दिन शुरू हो जाता है सुबह 5 बजे उठता हूँ, 6:30 मेरा लेक्चर होता है, 6:30 से लेकर 9:30 तक शार्प लेक्चर होगा मेरा। 9:30 के बाद वही आधा घंटे का ब्रेकफास्ट होता है, परिवार के साथ गपशप होती है, यानी कि मुझे 9:30 से 10:30 के बीच में 1 घंटा नाश्ता हो गया। 10:30 से लेके 12:30 बजे तक मेरा एक और लेक्चर होता है। उसके बाद कुछ ऑफिस के काम हो गए अपने 1:30-2 बजे तक। उसके बाद लंच हुआ, और लंच होने के बाद हल्की फुल्की मस्ती करी, एंड फिर वापस बैक टू ऑफिस। तो 4-5 घंटे फिर ऑफिस में बीत जाते हैं, एंड उसके बाद फिर अपना काम पे। सर बेसिकली टाइम मैनेजमेंट की जरूरत कि अलग से हमें लिखना और फॉलो करना सर तब पड़ता है जब हमें उस काम में रुचि कम हो। सर जिस काम में हमें रुचि होती है, हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है ना सर, टाइम मैनेजमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती उसके अंदर। सर घर में शादी है, घर में 3 दिन बाद शादी है, क्या कोई टाइम मैनेज करेगा कि मैंने इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे ये काम करूंगा, इतने बजे हलवाई को बात करूंगा? नहीं सर, वहां व्यक्ति ऑल द टाइम उसके दिमाग में कुछ और चल ही नहीं रहा होता है, चाहे दिन है या रात है, वो उसी काम पर फोकस बना के रखता है अपना। तो ये भी एक ऐसे ही मान के चलें कि हमारे घर में एक फेस्टिवल है, एक बड़ा त्योहार है,
वो अलग बात है कि उसका रिजल्ट 1-1.5 साल बाद अपना निकल के आता है, थोड़ा समय लग जाता है। और उसी शिद्दत, उसी जोश, उसी जुनून के साथ में जब हम काम करते हैं ना, तो बिलीव मी, अलग से किसी से आपको अपना टाइम टेबल बनवाने की जरूरत पड़ती नहीं है। दिमाग खुद का टाइम टेबल खुद ही बना देता है। बस सोने का ध्यान रखें। टाइम टेबल बनाना है आपने कि यार इतने बजे तक सो जाना है, 11 बजे सोना है, 12 नहीं बजाने पड़ते पड़ते, इसका टाइम टेबल बनाना है आपने। सुबह मुझे बहुत जल्दी नहीं उठना है, नींद पूरी करके ही उठना है, इसका टाइम टेबल बनाना है। समझ में आ रही है? पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव का टाइम टेबल बनाना है। बाकी सारे टाइम में काम ही करो। 10 मिनट भी मिल रहे हैं ना कहीं, उसमें भी आप काम ही करो। तो ऐसे आप 5-5, 10-10 मिनट को भी यूटिलाइज करेंगे आप, और ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब अंदर से एक आग होती है ना, आग वैसे 5 तरह की होती है, बैच में आओगे तो बताऊंगा मैं आपको, तो फिर अलग से आपको टाइम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब स्टिल फिर भी मैं आपको गाइड करके चलूंगा क्लासरूम के अंदर कि आप कैसे कैसे चीजों को व्यवस्थित कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अनुभव है, इतने वर्षों का अनुभव है, लाखों बच्चों को हमें पढ़ाने का मौका मिला है। तो लगभग 2.25 बच्चे सर, मुझे मौका मिला, प्रभु ने ऐसा मौका दिया, और आपको शायद 4-5 लाख पढ़ा चुके होंगे सर, परवीन सर। तो ऐसे में क्या होता है कि उनसे हमें भी सीखने को मिलता है बहुत सारा, और उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको बना कर देंगे, जिसे आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत अप एंड डाउन कर सकते हो। और आप ऐसे करके चलोगे तो डेफिनेटली रैंक आएगी यार। अनुभव है हमारे पास में जो आपके साथ शेयर करेंगे हम। जी जी सर। आरिश खान सर, आपसे भी बच्चों ने कोई चीज सीखनी है जो आपने जरूर सिखानी है, आप क्लासेस के अंदर सिखाते भी हैं। वो ये कि आपको सीए इंस्टीट्यूट ने सम्मानित किया बेस्ट पेपर लिखने की वजह से टैक्सेशन के ऊपर। आप टैक्स में ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन करके आए। टैक्सेशन के आप बहुत जाने माने फैकल्टी हैं। टैक्सेशन में बच्चे को क्या करना चाहिए, इसके बारे में आप थोड़ा सा टिप्स दें बच्चों को। सर सबसे पहले तो मैं बच्चों को ये बताता भी हूँ, और मैंने लकीली उस टाइम पे वो पहला अटेम्प्ट था जब मैंने ये ऑल इंडिया हाईएस्ट लाया था। तब से इंस्टीट्यूट ने वो सर्टिफाइड कॉपी भी रिलीज करना शुरू किया था, उससे पहले इंस्टीट्यूट नहीं करता था। तो मैंने अच्छा। मंगवाया भी था वो पेपर, और मैं बच्चों को दिखाता भी हूँ पेपर क्लास के अंदर ग्रेट सर, ग्रेट। प्रेजेंटेशन के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए सर, कि इस तरीके से आपको पेपर लिखना चाहिए। मैं उनको समझाता हूँ कि आपको सबसे पहले, मुझे ऑल इंडिया हाईएस्ट क्यों आया था, उसका सबसे बड़ा रीजन था कि मुझे टीचर्स अच्छे मिले थे। सेकंड रीजन, मेरे को बहुत अच्छा लगता था इनकम टैक्स। आई यूज्ड टू लव इनकम टैक्स, मुझे बहुत पसंद था। सो मैं अपने बच्चों को यही बोलता हूं कि आप जब भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अगर आपको उसमें अच्छे नंबर लाना है, तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि आपको वो सब्जेक्ट पसंद आना चाहिए, आपको उस सब्जेक्ट से प्यार हो जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है, बहुत रेयर है कि आपको वो सब्जेक्ट पसंद नहीं है और उसमें आपको ऑल इंडिया हाईएस्ट आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट में दिलचस्पी क्रिएट करनी पड़ेगी। दिलचस्पी कैसे आएगी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया सर, कि इसीलिए मैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को लेक्चर के अंदर प्रोविजंस के लॉजिक बताता हूं। मैंने राजकुमार सर के भी बहुत सारे डेमो देखा है, वो भी सर को, बच्चों को एक एक प्रोविजन का लॉजिक बताते हैं, उससे बच्चों की दिलचस्पी बढ़ जाती है। हाँ, सरकार ऐसे करना चाहती है, अच्छा सरकार इस तरीके से लोगों का टैक्स चुराना रोकना चाहती है, अच्छा सरकार इस तरीके से अपना टैक्स कलेक्शन बढ़ाती है। तो ये सब चीजों से बच्चों की रुचि बढ़ती है, रुचि बढ़ती है तो वो सब्जेक्ट लेकर बैठते हैं, पढ़ते हैं। और साथ साथ में सर, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं, मैंने कम से कम 2 पेपर लिख कर गया था एग्जाम के पहले टैक्सेशन का। बाकी सब्जेक्ट के मैंने पेपर नहीं लिखा था, डेमो नहीं लिखा था, मॉक टेस्ट नहीं लिखा था। तो इससे मुझे पता चला कि सर, जिस सब्जेक्ट का मैंने मॉक लिखा उसमें मुझे बहुत अच्छे नंबर आए, और जिस सब्जेक्ट का मैंने मॉक नहीं लिखा उसमें मुझे इतने ज्यादा अच्छे नंबर नहीं आए सर। ग्रेट सर, ग्रेट। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझसे अगर कोई पूछे कि बेस्ट टीम टैक्सेशन में कौन सी है, तो मैं बोलूंगा राजकुमार सर और आरिश खान सर, ये बेस्ट कॉम्बो है। मैं थैंक अपने यू सर। ऑलरेडी जो रिश्तेदार हैं, बहुत सारे हैं मेरे फैमिली के अंदर जो सीए करते हैं, तो वो पूछते हैं अक्सर कि सर हम टैक्सेशन की क्लासेस कैसे लें और किन से लें। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, खाली ऐसा ना हो कि नोट्स ही लिखते लिखते टाइम बीत जाए, या डिस्कशन के ऊपर जहां पर गोल बात आए वहां बोला जाए कि नहीं पेपर में पूछा ही नहीं जाएगा। तो रियलिटी में अगर मान लें आपको टैक्स को जानना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है आपके लिए, तो उसके लिए मुझे लगता है कि जो बेस्ट टीम मेरे को दिखाई दे रही है वो आप दोनों की दिखाई देती है, और मेरे जितने फैमिली के लोग हैं वो आप दोनों से ही क्लासेस लेते हैं। इसके अलावा मैं हमेशा और आप और दोनों एक को चीज सर बात करता इंटरप्ट करना चाहता हूं, कि हूं। हम जी लोग सर लॉजिक्स भी बताते हैं, और हम लोग समय भी एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 150 घंटे के बैच को 250 घंटा कर दे रहे। सर हमको ये भी इसी पता है कि एक सीए इंटर के स्टूडेंट्स के पास लिमिटेड समय होता है, उसको 8-9 महीने के अंदर बहुत सारे पेपर की तैयारी करनी है।
तो हम दोनों इसीलिए टीचर। आईसीआई ने आपको पुरस्कृत किया हुआ है सर, इसी वजह से थैंक यू, पुरस्कृत थैंक किया हुआ है। और पुरस्कृत यानी कि आप एक इनामी टीचर हैं, यानी इंस्टीट्यूट ने आपको इनाम दिया हुआ है इस चीज के लिए। और हमारे साथ जो अमित पोपली सर हैं, ये एक यूनिक चीज होल्ड करते हैं। ये फाउंडेशन भी पढ़ाते हैं, इंटर भी पढ़ाते हैं और फाइनल भी पढ़ाते हैं। यही एक ऐसे टीचर हैं जो तीनों पढ़ाते हैं। तो अमित पोपली सर, थोड़ा सा लॉ के बारे में, आप लॉ में ऐसी क्या घुट्टी पिलाते हो कि फाउंडेशन से बच्चा आपको चिपक जाता है? सर लॉ जैसे सब्जेक्ट में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों को आती है वो ये है कि जब पेपर देने जाते हैं तो लगता है कि आता तो है, मगर पेपर पे लिखना क्या है उन्हें ये समझ नहीं आता। प्रेजेंटेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम लॉ जैसे सब्जेक्ट की ये है। अब इसका समाधान एक तो है कि खाली टेस्ट ले लूं, मैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ले लूं। अगर टेस्ट में किसी बच्चे के 50 में से 40 भी आए तो शायद उसके यहाँ खुशी होगी कि चल यार 50 में से 40 आ गए, मगर उसे फिर भी ये नहीं पता लगेगा कि वो जो 10 मार्क्स उसके कट रहे हैं वो कहाँ कट रहे हैं। तो इसलिए चाहे फाउंडेशन हो या इंटर हो, क्योंकि फाइनल तो अब है ही एमसीक्यू, फाउंडेशन और इंटर पर जब बच्चे का टेस्ट लिया जाता है तो पहले एक या दो टेस्ट मेरी टीम चेक करती है, और उसके बाद जो तीसरा टेस्ट होता है, हर फ्रीक्वेंसी में तीसरा टेस्ट जो है वो खुद बच्चे के साथ 1 to 1 मैं डिस्कस करता हूं, ताकि उसकी वीकनेस कहाँ आ रही है प्रेजेंटेशन में मैं उसे ये बता सकूं और उसको इंप्रूव किया जा सके। तो इस बार भी जो बच्चे फाउंडेशन में गए हैं, जो मेरे को याद है, जो पहला टेस्ट उनका मैंने देखा था और जो आखिरी टेस्ट उनका दिया उन्होंने, वो मतलब मैं कहूंगा बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट था प्रेजेंटेशन में। सेम इंटर के केस में भी, इंटर में भी हर तीसरा टेस्ट एक एक बच्चे के साथ इंडिविजुअली मैं डिस्कस करता हूं। इसमें टाइम जरूर लगता है, एफर्ट जरूर लगता है, बट फिर हमने फीस भी तो इसी बात के लिए है। तो इसलिए एक एक बच्चे के ऊपर इंडिविजुअल जब कंसंट्रेशन होता है तो उसके रिजल्ट में बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो लॉ में हम स्पेशल एम्फेसाइज प्रेजेंटेशन पे करते हैं सर। ग्रेट सर, ग्रेट। तो मैं अब समराइज फिर से ये कर देता हूँ कि 31 जुलाई से हम सब मिल रहे हैं और 31 जुलाई से हम बच्चों को लाइव पढ़ाने जा रहे हैं। और उनको उनका बेस बिल्डअप करेंगे और साथ में उनकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और आप सबका अपने अपने स्थान से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप सर 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 सर, एक सवाल और है बच्चे का। बच्चों की तरफ से आते हैं क्वेश्चन वाले कि उसने अपना टीचर तो पूरी रिसर्च करने के बाद सेलेक्ट कर लिया है, अब पढ़ाई का मोड क्या रहे, वो फेस टू फेस जाए या लाइव मोड में जाए, गूगल ड्राइव पेन ड्राइव में जाए, क्योंकि यही 3 मोड हैं। इस पर आप बच्चे को गाइड कीजिए, क्योंकि ये बड़ी समस्या रहती है बच्चे के सामने कि मैं क्या करूं अब। रियलिटी बताऊं, आपने जो क्वेश्चन ये पूछ लिया, मैं तो सेशन समाप्त कर रहा था, आपने बताया तो ये क्या होता है कि जोश जो रहता है ना, हमेशा उनको लगता है मैं फेस टू फेस में जब जाऊंगा और मैं ऑफलाइन में क्लासेस करूंगा किसी टीचर की, तो मुझे सबसे ज्यादा फायदा होगा। बट वो रियलिटी में जाता है, क्लासेस ज्वाइन करता है, और वो 1 महीने के अंदर अंदर ही क्लासेस बंद कर देता है। कहता है जी आना जाना बहुत मुश्किल है, मैं ना आ सकता हूँ ना जा सकता हूँ। और वहां पर टीचर्स भी इतने अच्छे नहीं पढ़ाने वाले मिलते हैं, क्योंकि जो भी टीचर्स आपको A1 है वो सब ऑनलाइन पे मिलेंगे। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को अपने पास ऑफलाइन में बिना बात का अपना समय वेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद उनको नुकसान होता है इसके अंदर। तो मुझे ये लगता है कि द रियलिटी इज कि आज की डेट में चलो पढ़ लिया, फाउंडेशन तक पढ़ लिया ऑफलाइन के अंदर। ये आप में से बहुत सारे बच्चे बीकॉम या बीएससी करने के बाद भी हो सकता है सीए ज्वाइन कर रहे हो। आपने जितना ऑफलाइन पढ़ना था पढ़ लिया। अब ये समय आ चुका है कि आपको ऑनलाइन में आना चाहिए। इस विश्व में सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही हायर कोर्सेज के लिए चलती हैं। आज नहीं तो कल आप मानोगे इस बात को। तो जब ये क्लासेस आपको ऑनलाइन ही करनी है तो सिलेक्ट द बेस्ट टीम जो आपको लाइव पढ़ाती हो, गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव ना हो, लाइव पढ़ाती हो, और उसके बाद उनका कंटेंट अपडेटेड हो, और वो आपके साथ मेहनत करने वाली टीम हो, तभी रिजल्ट्स आएंगे। और इसी कारण से हमारे रिजल्ट्स आते हैं। तो सर ये आपकी प्रश्न का जवाब था ऑफलाइन और ऑनलाइन के बारे में। फिर भी आप कुछ और एड ऑन करना चाहे तो मतलब जो आपने बताया अभी पीछे, तो वो वाली बात होगी कि शादी का फंक्शन तो बहुत बड़ा था पर दूल्हा ही खराब था। दूल्हा खराब नहीं सर, दूल्हा था ही नहीं। अच्छा, था ही नहीं। दूल्हा था ही नहीं। अब सर दूसरा देखो, ह्यूमन बिहेवियर है, कंफर्ट की तरफ जाता है। जब बच्चे को दिख रहा है कि भाई तुझे 1 घंटा ट्रैवल करके वहां फेस टू फेस क्लास मिलेगी और वही सेम क्लास लाइव अगर घर पे मिल रही हो, तो 4 दिन बाद जाएगा ही नहीं फिर। सर वो भी इसमें बैकअप के साथ सर, एक वो भी और चीज बैकअप के ऐड ऑन साथ। करता हूँ। एक मिनट आ रही सर, एक चीज और ऐड ऑन करता हूँ कि एक हमने पिछली बार एक सर्वे करवाया कि जो 50 टॉप के रैंक होल्डर्स थे, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस की कि ऑफलाइन क्लासेस की।
तो मेरे पास उसके अंदर तकरीबन 36-37 ऐसे रैंक से जो हमारे पास आए हुए थे उन 50 में से, तो उन सबसे मैंने सर्वे कराया क्वेश्चन भिजवा करके, और आप हैरान होंगे 100% उस 36 के 36 बच्चों ने जो क्लासेस की हुई थी वो ऑनलाइन क्लासेस थी, उनमें से किसी एक ने एक भी दिन ऑफलाइन के ऊपर वेस्ट नहीं किया था जी। हाँ, आरिश तो सर, एक तो सर लाइव क्लास में अपना टाइम बच जाता है, ट्रैवल टाइम बचता है, दूसरा डिस्ट्रक्शन भी जो होता है वो भी बचता है, बच्चा अकेले पढ़ रहा होता है, तसल्ली से पूरे सुकून से पढ़ रहा होता है। और मैं बताऊं सर, मैंने तो लाइव क्लास में 10 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट लगा रखा है, यानी कि मेरी गूगल ड्राइव जो ऑफलाइन क्लासेस है, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, और लाइव में, तो लाइव जनरली महंगा होता है, पर मैंने 10 रुपए सस्ता कर रखा है मोटिवेट करने के लिए बच्चे को कि भैया 10 आप रुपए लाइव में आइए। आएगी नहीं वैसे। क्योंकि लाइव में वो दिखता है कि मेरा टीचर मेरे साथ एज इट इज अभी खड़ा हुआ है, लाइव इंटरेक्शन चल रहा है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। अच्छा, फेस टू फेस में एक चक्कर और पड़ता है सर, बच्चा बहुत बार क्वेरीज आने पर, अच्छा फेस टू फेस जाता है इसलिए कि क्वेरी पूछ लूंगा, लेकिन है बिल्कुल अपोजिट, कि जब क्वेरी बच्चे को आ रही होती है तो वो आजू बाजू देखता है, बेटा कोई लोग तेरे ऊपर हंसे नहीं, कोई दिक्कत ना हो जाए, टीचर ना डांट दे क्लास के अंदर, तो क्वेरी आती है बट वो पूछ नहीं पाता है, ये फैक्ट है सर। यहाँ पर वो क्वेरी भी पूछ सकता है, और रियलिटी ये है कि हम सब टीचरों को इतना अनुभव है कि क्वेरी आने नहीं देंगे, अगर क्वेरी आने दे दी तो फिर बेकार है ना हमारा एक्सपीरियंस। 1000% ट्रू। जी, क्वेरी आएगी नहीं उसके अंदर, रदर आनंद ही आएगा बस कि अरे यार मन की बात इन्होंने पहले बता दी, पूछने की जरूरत ही नहीं इनसे। हमारी क्लासेस में क्वेरी ऐसी आती है कि आज राजकुमार सर कहाँ गए हुए हैं, ये क्वेरी होती है, तो बताना पड़ता है कि यहाँ गए हुए हैं। यहाँ गए हुए हैं, आज आपने नाश्ते में क्या खाया? हाँ, चलो सर, मेरे ख्याल से अब समाप्त करना चाहिए, बहुत समय हो गया इसके अंदर। जी सर। तो मैं फिर से, आप कुछ और ऐड ऑन करना चाहें, नहीं तो फिर मैं या आप राज सर आप समापन का नहीं सर, आप आप करो, समराइज करो सर, सारी बातों को समराइज कर दो आप। समराइज तो मैंने कर दी। और सर 31 कोई भी बच्चे के साथ क्वेरी होगी तो आप जो भी ये वीडियो जाएगा सोशल मीडिया पे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरी को सॉर्ट आउट करें, अगर कुछ बच्चे क्वेरी रह जाए इसमें। बिल्कुल तो ठीक है। समराइज करो सर आप। हमने एक फीस का अमाउंट नहीं बताया, बाकी सब बता दिया बच्चों को। 31 जुलाई से हमारी फीस के लिए हमारी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा उनको। हाँ। 31 जुलाई 2024 सुबह 6:30 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा अकाउंट्स, फिर 10:30 बजे पढ़ाएंगे हमारे आरिश खान सर, और 2 बजे पढ़ाएंगे हमारे अमित पोपली सर लॉ, और शाम को 5:30 बजे पढ़ाएंगे राजकुमार सर जो कि जीएसटी पढ़ाएंगे। हम चारों के चारों टीचर आपको मोस्ट अपडेटेड कंटेंट के साथ विद टेस्ट प्रॉपर किताबों के साथ तैयारी कराएंगे, और रिजल्ट बेशक भी आने वाला है, उससे पहले ही आपका प्रैक्टिकली बैच स्टार्ट हो चुका होगा। जो भी हम पढ़ाएंगे वो सब उनको जानना होता ही होगा, इसलिए आपको वो पढ़ना ही चाहिए। और ये क्लासेस यूट्यूब पर भी चलेंगी, और ये क्लासेस हमारे पास जो हमारा ऑनलाइन मॉडल है उस पर भी ये क्लासेस चल रही होंगी। इसके अलावा अगर कोई भी आपको और प्रश्न आता हो तो आप जरूर हमारी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और हमारी टीम उसके ऊपर रिप्लाई करेगी, और हम प्रयास करेंगे आपकी इन क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकें। थैंक यू वेरी मच सर, आरिश खान सर मुंबई से जुड़ने के थैंक लिए, यू सर, और थैंक यू। हमारे राजकुमार सर गाजियाबाद से जुड़ने के लिए, और अमित पोपली सर भी गाजियाबाद से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो थैंक मच, यू, थैंक यू। शर्मा फ्रॉम प्रीत विहार, बाय बाय।